वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है नाज़मीन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके पुराने पेपर्स में जो प्रश्न आए हुए हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को हमको अच्छे से डिस्कस करना है। थोड़ा मैं आपको उसकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग दूंगी ताकि आने वाले एग्जाम में आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए कि आपको तैयारी किस तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट को अप्रोच कैसे करना है और सिलेबस को अप्रोच कैसे करना है। आज जो मैं PYQs डिस्कस करने वाली हूँ आपसे, वो पर्टिकुलर अलग अलग ईयर्स में पूछे गए हैं और ये वाली सीरीज आपको एग्जाम में 100% हेल्प करेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो PYQs है सारे वो दिखेंगे। ठीक है, क्या क्या है इसके अंदर। नंबर 1 हम PYQs की बात करेंगे, नंबर 2 हम कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे। ठीक है, कि किस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। तीसरा हम इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे, समझेंगे भी सही कि आखिर और किस तरीके से इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखा जा सकता है। तो बने रहिए इस सीरीज में मेरे साथ ताकि आपकी JRF को प्राप्त करने की, JRF को गेट करने की, JRF को अचीव करने की जर्नी में आपको यहाँ से हेल्प मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जो पिछले के 5 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनका संग्रह है, उनका पूरा का पूरा कलेक्शन है जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे जो टॉपिक्स लिए हैं वो इमोशंस की थ्योरी से, मोटिवेशन की थ्योरी से लिए हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको टॉपिक वाइज और ईयर वाइज ये वाले क्वेश्चन होने के बाद में, मोटिवेशन के क्वेश्चन सारे होने के बाद में एक नई सीरीज में स्टार्ट करूंगी जिसमें 2023 में जो पेपर आया था, 2022 में जो पेपर आया था, 2021 में और 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन का पूरा एक कंपाइलेशन जो कि मोर देन 50, 100 इससे ज़्यादा होंगे, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ये देखिए, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ना हम, तो क्वेश्चन है आपका ये PYQ है एक आपका। क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज ट्रू ड्राइव्स। व्हाट इज ट्रू ड्राइव्स मतलब कि ट्रू ड्राइव्स क्या है, आपको ड्राइव्स के बारे में बताना। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके यूनिट 7 में जो मोटिवेशन वाला टॉपिक है वहां से पूछा हुआ है। ठीक है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो जो हल ने दी थी ये वहां से क्वेश्चन है, हल की थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। हल की थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से, जो हल ने हमको ड्राइव की परिभाषा बताई थी वहां से। पहले हम इसका क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगी ताकि आपको चीजें समझ आए। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस क्या है देखिए। पहला ऑप्शन है इंटरनल स्टेट, दूसरा ऑप्शन है अराउज्ड बाय टेंशन, तीसरा है अंडरलाइंग नीड और चौथा है गाइडेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4, 4 ऑप्शन दे रखे। तो जब आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे ना, क्वेश्चन को डील करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले उस वर्ड को अंडरलाइन किया जाए जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुछ किसके बारे में रहे, ये देखिए ड्राइव के बारे में क्वेश्चन है। किसके बारे में पूछ क्वेश्चन है, ड्राइव के बारे में। ठीक है, आई होप आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, किसके बारे में क्वेश्चन है, ड्राइव के बारे में। क्लियर। अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी अगर याद होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी आपसे कॉन्सेप्ट पूछा है, जो भी कीवर्ड आपसे पूछा है उससे रिलेटेड आपके थ्योरी या कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अब सोचिए ड्राइव में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, ड्राइव में आपकी पहली चीज को चेक करते हैं वो होती कि नहीं होती है। ठीक है, इंटरनल स्टेट, बिल्कुल सही है, ड्राइव हमेशा इंटरनल होती है। ठीक है, जो हल ने ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत दिया वो सारा फिजियोलॉजिकल नीड पे दिया था ना। फिजियोलॉजिकल नीड को कंप्लीट करने के लिए जो नेक्स्ट एक्शन होता है वो आपका ड्राइव होता है। ठीक है, तो ड्राइव जो है वो क्या होता है, इंटरनल स्टेट होती है। नंबर 1 बिल्कुल सही है।
तो आपका नंबर 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे भी 1 है उसको देखो, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आपका हट जाएगा। अब बाकी के बचे 3 ऑप्शन, उनको कैसे देखना है। दूसरा है अराउज्ड बाय टेंशन, बिल्कुल सही है। क्या कि जो ड्राइव है, जब आपकी बॉडी में सर्टेन चीज की कमी होगी, ठीक है, तो नीड जनरेट होगी और नीड की वजह से आपका होम्योस्टेसिस क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो एक तनाव की स्थिति आपकी बॉडी में, एक टेंशन क्रिएट होगी। टेंशन किस लिए क्रिएट होगी, ताकि आप नीड को फुलफिल कर सके। तो डेफिनेटली ये अराउजल बाय टेंशन होती है, जो आपकी बॉडी में आपको भूख लगती है, सर्टेन मटेरियलिस्टिक चीज की कमी होती है, तो जो नीड जनरेट होती है, नीड की वजह से एक टेंशन क्रिएट होता है फिजियोलॉजिकल लेवल पे, तो फिर ड्राइव जनरेट होती है। तो आई होप आप लोगों को बात समझ आ रही होगी कि जो ड्राइव है वो अराउज होती है बाय टेंशन। टेंशन कहाँ से, फिजियोलॉजिकल लेवल पे जो टेंशन क्रिएट होता है उसमें। बात समझ आई। तो ये भी सही ऑप्शन है, क्या, अराउज बाय टेंशन, ठीक है। तो 1 होना चाहिए और 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1 और 2 है, और यहाँ पे भी 1 और 2 है। तो अब इससे बात नहीं बनेगी, 2 ऑप्शन और चेक करते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है अंडरलाइंग नीड। अंडरलाइंग नीड, अंडरलाइंग नीड की मतलब होता है मूलभूत आवश्यकता, फंडामेंटल नीड। मतलब कि ये जो है ड्राइव जो है वो अंडरलाइंग नीड के अंडरलाइंग नीड का पार्ट है। तो डेफिनेटली जो आपकी नीड जनरेट होगी, उस नीड को फुलफिल करने के लिए या उस नीड की वजह से आपके यहाँ पे अराउजल होता है, सर्टेन टेंशन क्रिएट होता है, उस टेंशन को फुलफिल करना है, उस टेंशन को दूर करना है, होम्योस्टेसिस वाली सिचुएशन को वापस से लाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है कि ड्राइव आती है। तो ड्राइव डेफिनेटली एक अंडरलाइंग नीड है, क्योंकि अगर ड्राइव नहीं होगी तो आप अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या आप होम्योस्टेसिस वाली सिचुएशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो अंडरलाइंग नीड डेफिनेटली ये है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है। अब चौथा वाला ऑप्शन है, वो ये बोल रहा है कि गाइडेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि ये जो बाहर के स्टिमुलाई है उसके द्वारा गाइड होती है। तो जब हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की हम बात करेंगे, तो हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में बिल्कुल भी नीड या ड्राइव को एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर डिपेंडेंट नहीं बताया गया, ठीक है। बात समझ आई, मतलब कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे डिपेंड नहीं करती है कौन, जो आपकी नीड है, ड्राइव है, ठीक है, अराउजल है, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करते। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, 1, 2 और 3, ठीक है। तो जहाँ 1, 2, 3 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बात समझ आई। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, आपको और आगे सीरीज आती रहेगी वीडियो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो वहाँ पे हम हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि हल ने एक होम्योस्टेसिस के बेस पे एक सिद्धांत दिया था कि जो हमारी बॉडी है ना, किससे रिलेटेड है, हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। किस पे बेस्ड है, हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पे। हल ने क्या बताया था कि जो हमारी बॉडी है उसमें इनेट टेंडेंसी होती है कि वो एक होम्योस्टेसिस की सिचुएशन में रहना चाहती है, मतलब बैलेंस वाली सिचुएशन में रहना चाहती है। वो सिचुएशन जिसमें आप वो सिचुएशन इमेजिन कीजिए जब आप आराम से बैठे, ना तो आपको भूख लगी है, ना आपको प्यास लगी है, ना आपको नींद आ रही है, और ना ही और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप आराम से बैठे, तो वो वाली सिचुएशन आपकी बॉडी की होती है होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो जब होम्योस्टेसिस गड़बड़ होता है, लाइक जैसे आपको भूख लगी, ठीक है, तो जब भूख लगी है, एक नीड जनरेट हुई, तो नीड जनरेट होगी, तो जो होम्योस्टेसिस है, वो होम्योस्टेसिस क्या हो जाएगा, आपका इम्बैलेंस हो जाएगा, उसमें गड़बड़ आएगी, होम्योस्टेसिस क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो जब होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है, ठीक है, तब जाकर के क्या जनरेट हुई, नीड जनरेट हुई। नीड क्या करवाती है, आपसे काम करवाएगी उस नीड को फुलफिल करने के लिए। लाइक आपको भूख लगी है तो आप खाना खाने जाएंगे, तो जब आपकी नीड जनरेट हुई तो उस नीड की वजह से एक टेंशन क्रिएट होगी, वो टेंशन क्या करवाएगी, आपसे ड्राइव करवाएगी। ड्राइव करवाएगी मतलब काम करवाएगी टूवर्ड्स
फुलफिल द नीड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ड्राइव, जो आपको क्या करती है, ड्राइव करती है, क्या करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, या जो कुछ भी आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए, तो ये होता है ड्राइव। ठीक है, जब आपका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हुआ, क्या होगा, नीड जनरेट होगी, ड्राइव होगी। ठीक है, उसके बाद में आपने जैसे भूख लगी, आप गए खाना वाना खाया, और जब आपने खाना वाना खा लिया तो अब आपकी भूख शांत हो गई, तो भूख शांत हो गई मतलब आपका एपेटाइट फुल हुआ, तो एपेटाइट फुल होने के बाद में वापस आपकी होम्योस्टेसिस वाली सिचुएशन आ जाती है, और यही सिचुएशन वापस चलती रहती है। ठीक है, तो ये मैंने हल्स डायर रिडक्शन थियरी आपको बहुत शॉर्ट में बताई है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें डिटेल में इसको समझना है, डीप में इस कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं डेफिनेटली हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पे एक अलग से वीडियो लेक्चर आप लोगों के लेके आऊंगी। ठीक है, तो आई होप आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग नीड्स अकॉर्डेंट विथ मेस्लोज हायरार्की। मेस्लोज हायरार्की से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना मेस्लोज हायरार्की जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सिलेबस का, यूनिट 7 का, और याद रखना यहाँ से बार बार ऑल्टरनेट वे में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो मेस्लो है वो एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सरवाइव करने के लिए या अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, सर्टेन स्टेप बाय स्टेप सर्टेन नीड्स को पूरा करते हैं और अपनी लाइफ में जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको अचीव करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक पिरामिड के फॉर्म में नीड्स को बताया। ठीक है, ये आपको एक पिरामिड दिया। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि जो नीड्स होती हैं वो कितने टाइप के। सबसे पहले उन्होंने बताया फिजियोलॉजिकल नीड, चलिए सबसे पहले उन्होंने बताया नंबर 1 पे फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, सबसे पहले जो नीड बताई नंबर 1 पे फिजियोलॉजिकल नीड, हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड। नंबर 2 पे उन्होंने बताया सेफ्टी नीड्स। नंबर 2 पे उन्होंने बताया सेफ्टी नीड्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं हम ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सेफ्टी नीड्स। ठीक है, नंबर 3 पे उन्होंने हमको बताया एस्टीम नीड्स। नंबर 4 पे उन्होंने बताया हमको, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सॉरी इसमें एक चीज पॉइंट मिस हो गया, थोड़ा सा याद रखें। सेफ्टी नीड के बाद में उन्होंने हमको बताया, सेफ्टी नीड के बाद उन्होंने हमको बताया लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। उसके बाद में उन्होंने अगला बताया हमको स्टीम नीड्स। क्या बताया, एस्टीम नीड्स। और लास्ट उन्होंने हमको बताया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये थोड़ा सा मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की नीड हमको किसने दिए, मैस्लो ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर, चलिए बात करते हैं कि मेस्लो ने क्या दिया, क्या बेस था उनका,
मानवतावाद के आधार पे उन्होंने क्या दिए, एक थ्योरी दी, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक के हिसाब से, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या बोलती है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है वो बाय डिज़ाइन अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करना चाहते हैं। मतलब कि एक ह्यूमन बींग में टेंडेंसी होती है कि वो अपने जीवन में वो सब कुछ करना चाहता है जो करने लायक है, सीधी सी बात है, क्लियर। तो उसी के आधार पे उन्होंने एक पिरामिड दिया, नीड का एक पिरामिड दिया। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। किसने दिया, मेस्लो ने दिया, ठीक है। कब दिया, 1943 में दिया। बात समझ आई, क्लियर। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन नीड के नाम अच्छे से याद रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, और इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है। सीक्वेंस से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 110%। डन, बात समझ आई। सबसे पहले उन्होंने नाम दिया, कौन सी नीड पूरी करता है ह्यूमन बीइंग, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड क्या हुई आपकी, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, खाना पीना, सबसे मेन बात जो आपके शरीर को, जो जीवन जीने के लिए जरूरी होती है, जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो जरूरी होती है, वो नीड्स जो होती है, ठीक है, लाइक फूड हो गया, ठीक है। तो अगर फूड नहीं होगा तो आप क्या नहीं, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो सर्वाइवल नीड्स है ना, वो होती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। शारीरिक शरीर को या जीवन जीने के लिए जो ज़रूरतें होती है उनको फिजियोलॉजिकल नीड नाम दिया नंबर 1 पे। हमको है ना ए से चलना है, याद रखिए। नंबर 1 कौन सा हो गया, फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकताएं, ठीक है, मतलब फूड, ठीक है, वाटर, क्लियर। ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती है। डन, आई होप यहाँ तक समझ आ गए। नंबर 2 पे अगर हम बात करेंगे तो नंबर 2 पे बात होती है सेफ्टी नीड। अगर आपको 2 टाइम अच्छे से खाना वाना मिल रहा है, या किसी भी ह्यूमन बींग को 2 टाइम के लिए अच्छे से खाना मिल रहा है, और उसको फूड से रिलेटेड या सर्वाइवल रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, इस नीड को अगर उसने पूरा कर लिया, तो उसके बाद जो अगली नीड होती है वो होती है आपकी सेफ्टी नीड, कि कहीं पे ऐसी जगह पे रहा जाए या ऐसे प्लेस को चूज किया जाए रहने के लिए जहाँ पर वो सेफ फील करे, ठीक है। लाइक जंगल में अगर ऐसा नहीं हो कि कहीं जंगल वाले एरिया में रह रहा है कि कोई भी शेर आ जाए, ठीक है, कोई भी एनिमल्स आ जाए, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि फिर इंसान क्या ढूंढता है, सेफ्टी ढूंढता है। जब उसको उसकी फूड वाली जो नीड है वो अगर कंप्लीट हो जाती है, तो फिर दूसरे नंबर पे आती है सेफ्टी नीड। एक अच्छी जगह पर, साफ सुथरी जगह पर, जहाँ पे कोई डेंजर ना हो, जहाँ पे कोई डिजास्टर नहीं आते हो, कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं आते हो, तो कुछ इस तरह की जगह को ह्यूमन बींग्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म चूज करता है। स्पेशली ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स चूज करता है ताकि वो अच्छे से रह सके। तो नंबर 2 पे याद रखिएगा सेफ्टी नीड, ठीक है। नंबर 1 खाना पीना, 2 वक्त का खाना, नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, सर्वाइवल नीड, ठीक है। नंबर 2 पे सेफ्टी नीड, क्या इंसान चाहता है कि वो इंसान हमेशा सेफ फील करना चाहता है, तो सेफ फील करने के लिए जो ज़रूरी ये वाली नीड है इसको फुलफिल करता है। कैसे, कहीं अच्छी जगह पे घर रह करके, अच्छी सोसाइटी में घर ले करके, या ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे उन्हीं की तरह लोग रहते हो, ताकि वो सेफ फील कर सके। तो दूसरे नंबर पे होती है सेफ्टी नीड, ठीक है। नंबर 3 पे होता है आपको, जब आपकी ये वाली नीड कंप्लीट हो गई, ये नीड भी कंप्लीट हो गई, तो नंबर 3 पे आती है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, ठीक है। इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, वो एक सोशल क्रिएचर है। वो चाहता है कि उसको पसंद किया जाए और वो किसी को पसंद करे, उसको प्रेम किया जाए, वो किसी को प्रेम करे, उसकी केयर की जाए और वो किसी की केयर करे, ठीक है। तो ये वाली जो आवश्यकता होती है, ये वाली जो नीड होती है, ठीक है, इस नीड को हम बोलते हैं, कौन सी नीड बोलते हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। इंसान, ह्यूमन बींग्स चाहते हैं उनकी फैमिली हो, है ना, पूरा का पूरा परिवार रहता हो, भाई हो, बहन हो, ठीक है, वाइफ हस्बैंड, ठीक है, चिल्ड्रन, डेफिनेटली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो ये सारा चाहता है कि लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड में ये सब आता है। तो आई होप तीसरी बात क्लियर होगी। अगली नीड क्या है, अगली नीड क्या बताई उन्होंने, एस्टीम नीड। जब आपकी लव एंड बिलोंगिंग की नीड पूरी हो जाती है, लाइक आपके पास में परिवार है ना, आपका खाना पीना आपको टाइम से मिल जाता है, आप सेफली अच्छी जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपके पास में अच्छा परिवार है, ठीक है, सब चीज़ें। तो नंबर 4 पे आती है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड मतलब कि समाज में स्टेटस की, है ना, सोसाइटी में आपका स्टेटस हो, ठीक है, सोसाइटी में आपका नाम हो, आपकी पहचान हो, लोग आपको आपके काम के लिए अप्रिशिएट करें, तो वो होती है आपकी एस्टीम नीड। तो नंबर 4 पे क्या होती है आपकी एस्टीम नीड, ठीक है। क्लियर, बात समझ आई, आपकी पावर हो, है ना, लोग आपकी बात को सुने समझे, तो ये वाली जो नीड होती है वो आपकी एस्टीम नीड होती है नंबर 4 पे।
और नंबर 5, जब ये सारी नीड्स कंप्लीट हो चुकी होती है तो नंबर 5 पे सारी नीड कंप्लीट हो चुकी होती है, तो वो पोजीशन होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, कि अब आप पूरे तरीके से फुलफिल महसूस कर रहे हो अपने जीवन में, आपकी सारी आवश्यकताएं, सारी नीड कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो नंबर 1 पे याद रखिएगा फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड। आई होप यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई। अगर ये वाली थ्योरी आपको समझ आ गई हो, अच्छा इसमें एक और पॉइंट और इम्पोर्टेंट मैं ऐड कर देती हूँ, आप लोग याद रखिएगा कि देखिए इसमें जो ये नीड है आपकी, ये वाली नीड, ये वाली नीड जो हो गई, ये आपकी डी नीड है। डी नीड मतलब क्या हो गया, डेफिशिएंसी नीड्स, ठीक है। डी नीड्स है मतलब ये डेफिशिएंसी नीड्स है, मतलब इनका कंपलसरी होना, इनका फुलफिल होना कंपलसरी है, ठीक है। और ये जो दो नीड है आपकी बीइंग नीड्स है। कौन सी नीड है, बीइंग नीड। ये कौन सी नीड है आपकी, एक सेकेंड रुकिएगा, चलिए ठीक है। तो याद रखिएगा, सॉरी यहाँ तक आपकी ये डी नीड्स है, और ये वाली जो नीड है ये आपकी कौन सी नीड है, बीइंग नीड है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखेगा। ये आपकी डेफिशिएंसी नीड है, मतलब कि आपकी आवश्यकता की पूरी करने की नीड है, ठीक है। मतलब ये कंपलसरी, ये पूरी होनी ही होनी है, ठीक है। ये आपकी कमियों को पूरा करने वाली आवश्यकता है, ठीक है। बात समझ आई, क्लियर। मतलब आपकी कमियों को शो करती है, आपके अंदर कुछ कमी है, आपको कुछ आवश्यकता है, ठीक है। वो वाली मेन आवश्यकता है जो जरूरी है, ठीक है, वो होती है आपकी डेफिशिएंसी नीड। और जो नीड है अगली है बीइंग नीड। बीइंग नीड होती है ग्रोथ नीड, मतलब आप अपने जीवन में हाईएस्ट लेवल को, हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हो गई ग्रोथ नीड। आई होप यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, डन, क्लियर। अब आगे बात करते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया, ये थ्योरी समझ आई होगी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपको समझाया उसके बेसिस पे। अगेन मैं जितने भी चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ उसके लिए एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखिएगा। ये शॉर्ट नोट्स आप लास्ट में एग्जाम में रिवाइज कीजिएगा, आपको 110% इससे बेनिफिट होगा, ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। एक बार और फिजियोलॉजी ये सब एक बार रिवाइज कर लीजिए, और रिवाइज करने के बाद आंसर कीजिएगा, आंसर डेफिनेटली बन जाएगा। क्या कौन कौन सी नीड हुई, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम नीड, और 5वां कौन सा हो गया, सेल्फ एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आई होप यहाँ तक समझ आ गया हो। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि, एक मिनट इसको साफ कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन क्या बोलता है। मैंने ये साफ कर दिया है, आई होप आपने पहले ही नोट कर लिया है, और अगर आप इसको नोट नहीं कर पाए तो वीडियो को वापस से एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। तो अरेंज द फॉलोइंग नीड्स इन अकॉर्डेंस विथ मेस्लोज हायरार्की। जो अभी आपको मेस्लो हायरार्की बताई ना, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कीजिए और आंसर बताइए। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको। क्वेश्चन पढ़िए पहले तो, अरेंज द फॉलोइंग नीड्स इन अकॉर्डेंस विद मेस्लोज हायरार्की। कौन कौन सा दे रखा है, एस्टीम नीड, लव बिलोंगिंगनेस, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपको बताया तो कौन सी नीड आई थी बताइए। सबसे पहले आपकी नीड थी, कौन सी नीड बताई थी, नंबर 1 पे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, ये नंबर 1 थी। नंबर 2 पे कौन सी नीड बताई थी, बताइए, याद रहा कि भूल गए, याद है ना। नंबर 2 पे क्या बताया था, सेफ्टी नीड्स। नंबर 3 पे क्या बताया था, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, ठीक है, क्लियर। तो बताइए ये वाला ऑप्शन। नंबर 4 पे आपको एस्टीम नीड बताया था, और नंबर 5 पे आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखिए ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले क्या आना चाहिए, 3,
3 कहाँ कहाँ पे, सब जगह है। 3 के बाद में नंबर किसका आना चाहिए, 2 का, ठीक है, सॉरी 3 के बाद 4 आना चाहिए, ये देखिए 3 के बाद 4 इन दोनों में, ठीक है। 3 4 के बाद में क्या आना चाहिए, नंबर 3 पे क्या आना चाहिए, लव एंड बिलोंगिंगनेस, देखो ये यहाँ पे दे रखा है 3 4 2 फिर 1 और फिर 5, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, कौन कौन सी नीड हो गई, 3 पे कौन सी नीड दे रखी है, फिजियोलॉजिकल नीड। 4 के बाद 4 पे क्या दे रखा है, सेफ्टी नीड। 2 पे कौन सी है, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 पे क्या है, एस्टीम नीड, और नंबर 5 पे क्या है आपके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्या कि द हाई असर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। असर्शन और रीजन के क्वेश्चन को करते कैसे है, थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए आप यहाँ पे, कि जब ये असर्शन और रीजन के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं तो उनको डील करने का तरीका है कि जो असर्शन है और जो रीजन है आपको दोनों को अच्छे से पढ़ना है, और जब पढ़ लें तो एक बार फिर से असर्शन को पढ़िएगा और उसके बीच में बिकॉज लगाइएगा, बिकॉज, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका असर्शन है वो पढ़ना है, उसके बाद में लगाना है क्योंकि, और उसके बाद में जो दूसरा वाला सेंटेंस है जो कि रीजन है उसको पढ़ना है। अगर उसको पढ़ने के बाद में लग रहा है कि जो असर्शन है उसके पीछे जो रीजन दे रखा है वो बात को सेटिस्फाई कर रहा है, वही बात बोल रहा है जो असर्शन बोल रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि ठीक है कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आर, ठीक है। बात समझ आ रही है, तो ये वाली चीज हमको ध्यान रखनी है। कैसे, अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। विथ दिस क्वेश्चन वी विल स्टार्ट असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, राइट। चलिए, द हाई अचीवमेंट मोटिवेशन डिस्प्लेड बाय चिल्ड्रन हैज इमोशनल रूट्स, कि जिन बच्चों में हाई मोटिवेशनल क्या होता है, जिन बच्चों में हाई अचीवमेंट मोटिवेशन होता है, ठीक है, उनका इमोशनल रीजन होता है कुछ ना कुछ। जो बच्चे बहुत हाईली अचीवमेंट करते हैं उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, इमोशनल रूट होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको कुछ कहा जाता है, इमोशन जुड़े हुए होते हैं। लाइक अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि तेरे को बड़े होकर के आईएएस बनना है, ठीक है, अगर उसको आईएएस बनना है बड़े होकर के, इट मीन्स के और आईएएस बनने के पीछे अगर उसके पेरेंट्स ने उसको बोल रखा होगा कि बेटा आईएएस बनना है क्योंकि हमारा सपना है, मैं बनना चाहता था और मैं बन नहीं पाया क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स थी, या फिर बच्चा बोलते पेरेंट्स बच्चे को मोटिवेट करते कि आईएएस बनने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत सारे लोगों की हेल्प करने का मौका मिलेगा, या फिर और कोई रीज़न हुआ, ठीक है। तो अगर आप इमोशंस के थ्रू बच्चे को समझा रहे हैं किसी बड़े अचीवमेंट को गेट करने के लिए, और बाद में जाकर के अगर वो अचीव भी कर लेता है, ठीक है, तो डेफिनेटली कोई भी बड़ा अचीवमेंट होता है तो उसके साथ में कोई ना कोई इमोशनल रूट होता है। ऐसा क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, असर्शन बोल रहा है। अब इसका रीजन क्या है वो सुनिए। रीजन क्या बोलता है कि हाईली मोटिवेटेड चिल्ड्रन ऑफन हैव पेरेंट्स, हाईली मोटिवेटेड चिल्ड्रन ऑफन हैव पेरेंट्स हु encourage their independence from an early age and praise and reward them for their successes, ठीक है। क्या बोल रहा है रीजन, कि जो हाईली मोटिवेटेड चिल्ड्रन होते हैं उनके पास में अक्सर ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो उनको एनकरेज करते हैं, जो उनको क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। किस चीज़ के लिए, देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम एन अर्ली एज एंड प्रेज एंड रिवार्ड देम फॉर देयर सक्सेसेस, ठीक है। उनको मतलब इंडिपेंडेंस के साथ में, मतलब कम उम्र में ही उनको पूरी इंडिपेंडेंस दी जाती है उनके गोल को अचीव करने के लिए, और वो जो छोटी छोटी सक्सेस गेन करते हैं उसके लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, उसके लिए उनको प्रेज किया जाता है। तो क्या ये रीज़न है कि जो हाईली मोटिवेटेड बच्चे, जो हाईली अचीव्ड, जो हाई अचीवमेंट मोटिवेशन होता है चिल्ड्रन के द्वारा, उसके पीछे ये वाला मोटिवेशनल रूट होता है क्या? तो इन दोनों को देखना है। क्लियर? कैसे देखना है वो सुनिएगा। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में बिकॉज लगाना है। क्या लगाना है? बिकॉज। पढ़ के देखते साथ में, द हाई अचीवमेंट मोटिवेशन डिस्प्लेड बाय चिल्ड्रन हैज इमोशनल रूट्स, ठीक है, बिकॉज हाईली मोटिवेटेड चिल्ड्रन ऑफन हैव पेरेंट्स who encourage their independence from an early age and praise and reward them for their successes, ठीक है। तो क्या ये रीजन बन रहा है कि जो हाई अचीवमेंट वाले चिल्ड्रंस होते हैं,
ठीक है, उनके पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेशनल रूट होता है, क्योंकि उनके पास में अक्सर ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो उनको उनकी सक्सेस के लिए क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, उनको रिवॉर्ड करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो इमोशनल रूट से डेफिनेटली होगा कि जो कि पेरेंट्स अगर किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं, किसी चीज़ के लिए रिवॉर्ड देते हैं, प्रेज करते हैं, तो बच्चा अपने सक्सेस की तरफ अर्ली एज में ही या कम उम्र से ही मोटिवेट रहता है उस दिशा में काम करने के लिए, तो वो आगे चल करके बहुत हाई अचीवमेंट वाले पर्सन बनते हैं। तो इसका रीज़न जो है, इसका आंसर क्या बनेगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब असर्शन और रीज़न दोनों सही है, और जो रीज़न है वो असर्शन की सही तरीके से व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप कॉमन सेंस के बेस पे बना सकेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अ पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरमेंटल स्टिमुलाई दैट मोटिवेट्स बिहेवियर। आप पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरमेंटल स्टिमुलाइज की बात कर रहा है, जो क्या करता है, मोटिवेट करता है किसको, बिहेवियर को। बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, इंसेंटिव्स, लर्निंग, क्या होना चाहिए इसका आंसर, सोचिए। एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो बिहेवियर को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ठीक है, बात समझ आई। एक्सटर्नल स्टिमुलाइज क्या चीज होती है, ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। एक्सटर्नल स्टिमुलाइज क्या चीज होती है, जो कि किसी, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो बच्चा होमवर्क करे, ठीक है, लेकिन वो करना नहीं चाहता, मोटिवेट नहीं, तो आपने क्या किया, उसको एक चॉकलेट का बड़ा सा पैकेट ला के दिया और बोला कि ये, उसके सामने ला करके दिया और उसको बोला कि अगर तुम होमवर्क कंप्लीट करोगे तो ये वाला चॉकलेट बॉक्स है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब बच्चा क्या है, चॉकलेट बॉक्स देख करके मोटिवेट हुआ और उसने होमवर्क फटाफट फटाफट कंप्लीट किया और आपने उसको वो दे भी दिया। ठीक है, चॉकलेट बॉक्स उसको दे भी दिया, बच्चे को दे भी दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो चॉकलेट का बॉक्स था, ठीक है, क्लियर, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का काम किया, उसने क्या किया, बच्चे को मोटिवेट किया, किस चीज के लिए, हार्डवर्क करने के लिए या होमवर्क करने के लिए। ठीक है, होमवर्क करने के लिए मजबूर किया, उसने होमवर्क भी कर दिया, तो उसके बिहेवियर को डायरेक्ट किसने किया, एक्सटर्नल स्टिमुलाई ने, चॉकलेट बॉक्स ने। ठीक है, तो चॉकलेट बॉक्स क्या हो गया, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो गया, जिसने क्या मोटिवेट किया, किसको मोटिवेट किया, बिहेवियर को, क्या करने के लिए, होमवर्क करने के लिए। तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो बाहर होते हैं उनको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। वो चॉकलेट बॉक्स किसका काम किया, बच्चे के लिए, रीइंफोर्समेंट का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट। क्लियर, तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाइज होते हैं जो बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट भी दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट जो बाहरी चीजें हो गई आपको देख करके, जिसको देख करके आप मोटिवेट हुए, लाइक अगर आप बड़ी कार देख करके मोटिवेट हुए किसी जॉब के लिए, ठीक है, या फिर आप कंपनी में गए जॉब करने के लिए सैलरी देख करके, ठीक है, तो सैलरी आपका एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट हुआ, है ना, एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट हुआ। इसी तरह से अगर आपने बहुत बड़ी कार देखी और किसी काम के लिए हाँ कर दिया, चाहे आपको उसमें इंटरेस्ट हो चाहे नहीं हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज की कंपनी वाले आपको कार दे रहे हैं तो आपने वो ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना, तो वह अगेन वो जो कार है वो आपका एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट हुआ, एक्सटर्नल स्टिमुलाइज भी है, और वो एक्सटर्नल स्टिमुलाइज ही क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट। इसी तरह से इंटरनल रीइंफोर्समेंट, वो वाले रीइंफोर्समेंट जो आपको अंदर से मोटिवेट करते हैं किसी काम को करने के लिए। ठीक है, जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देते हैं, लाइक कौन सा हो गया, लाइक आपको सेटिस्फेक्शन हो गया, ठीक है, प्लेजर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अंदर से मोटिवेट करती है कि चलो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप वो काम ज़रूर करेंगे। तो ये वाले हो गए आपके इंटरनल रीइंफोर्समेंट। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा कि इसको डील कैसे करना है। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, द पर्सपेक्टिव ऑफ मोटिवेशन दैट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नीड्स। ठीक है, याद रखना क्या बोल रहा है कि पर्सपेक्टिव बताना है मोटिवेशन का, मोटिवेशन का पर्सपेक्टिव बताना है
किसके लिए? जो आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक नीड्स को। ये वर्ड यहाँ पे बहुत जरूरी है, नीड्स, ठीक है। याद रखिएगा कि जो मोटिवेशन है उसका पर्सपेक्टिव अगर नीड है, ठीक है, पर्सपेक्टिव के बिहाफ पे मोटिवेशन की थ्योरीज को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है आपका कंटेंट थ्योरी और एक होता है आपका प्रोसेस थ्योरी, ठीक है। तो वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो पहले ये देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो द पर्सपेक्टिव ऑफ मोटिवेशन दैट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नीड्स इज कंटेंट थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी, इक्विटी थ्योरी या एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि नीड से रिलेटेड जितनी भी मोटिवेशन की थ्योरीज होती है उन थ्योरीज को हम बोलते हैं कंटेंट थ्योरी। कौन सी थ्योरी बोलते हैं? कंटेंट थ्योरी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ए, कंटेंट थ्योरी, ठीक है। अब कंटेंट थ्योरी क्या है, प्रोसेस थ्योरी क्या है, थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ताकि आप लोग आने वाली एग्जाम में अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाए, ठीक है। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट को। ये यहाँ पे मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट दिया है, आप देखिएगा, कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरीज, ठीक है। ये मोटिवेशन की थ्योरीज है, याद रखिएगा, ठीक है। कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, मैंने बताया ना कि ये थ्योरीज कौन किससे है? मोटिवेशन की थ्योरी। किसकी थ्योरी है? मोटिवेशन की थ्योरीज है। बात समझ आई? कौन सी थ्योरीज है? मोटिवेशन की थ्योरीज है। तो उस बिहाफ पे मोटिवेशन की कितनी थ्योरी है? दो, कंटेंट और प्रोसेस। कंटेंट थ्योरीज क्या होती है? कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन ऑफन डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ नीड्स। ये देखिए, ठीक है, नीड्स दैट मोटिवेट्स पीपल्स एक्शन। याद रखिएगा, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी से। कंटेंट थ्योरी इस मोटिवेशन की कौन सी थ्योरी होगी? जो किसके बारे में बात करेगी? नीड के बारे में। ये कीवर्ड याद रखिएगा, है ना। कंटेंट थ्योरी किससे संबंधित है? नीड से। किससे रिलेटेड है? नीड से। तो कंटेंट थ्योरी कब होगी? जब नीड की बात होगी। मोटिवेशन में नीड की बात होगी, नीड से रिलेटेड थ्योरीज की बात होगी, तो हम उसको बोल देंगे कि कंटेंट थ्योरी। जैसे अभी हमने मेस्लो की हायरार्की नीड की थ्योरी की बात की ना, उसमें उन्होंने बताया ना किसके बारे में? नीड के बारे में। तो मेस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी हुई आपकी? कौन सी थ्योरी हुई? कंटेंट थ्योरी। इसी तरह से जब हम मैक्लिनाइट की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, इसी तरह से हम आगे की जो भी थ्योरीज कवर करेंगे जो नीड पे बेस्ड होगी वो आपकी कौन सी थ्योरी होगी? कंटेंट थ्योरी। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। डन। चलिए, अब इसके साथ साथ एक और चीज होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये वर्ड भी याद रखना है। प्रोसेस थ्योरी क्या होती है? तो प्रोसेस थ्योरी क्या होती है आपकी? यहाँ से शुरू है। वाइल प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन अटेम्प्ट टू, अब यहाँ से थोड़ा सा आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है, ये देखिए, तो मोटिवेशन अटेम्प्ट टू explain how and why our motivations affect our behavior. Content theories of motivation attempt to define what those motives are or needs are. Clear? क्या मतलब हो गया कि जब कोई मोटिवेशन की थ्योरी पूरी की पूरी बात करे, पूरी की पूरी प्रोसेस की बात करेगी, प्रोसेस की बात करेगी, मतलब कि कोई सर्टेन बिहेवियर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको पूरा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो उस थ्योरी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सी थ्योरी? प्रोसेस। प्रोसेस थ्योरी नाम से याद रखना, हाउ एंड वाई का आंसर करती है, ठीक है। तो सारी मोटिवेशन थ्योरी जो हाउ एंड वाई का आंसर करेगी वो आपकी प्रोसेस थ्योरी होगी, और वो सारी थ्योरी जो आपकी नीड की बात करेगी, नीड से रिलेटेड होगी। एक कीवर्ड याद रख लीजिएगा आप, तो नीड। नीड से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी होगी वो सब कंटेंट थ्योरी। दैट्स इट, बात खत्म। बात समझ आई? अब इसके कौन कौन से प्रकार है, एक बार मैं इसके टाइप्स भी बता देती हूँ, थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा। ये देखिए, है ना, कंटेंट थ्योरी और एक प्रोसेस थ्योरी, एक एनवायरनमेंट बेस्ड भी होती है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि मेन तो कितनी होती है? दो होती है, कंटेंट और प्रोसेस, ठीक है। अब कंटेंट में कौन कौन सी थ्योरी है, नाम याद रखिएगा। हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि अभी मेस्लो की मैंने आपको पढ़ाई इसी क्लास में, ठीक है। ईआरजी थ्योरी, एक्वायर्ड नीड थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी। आप इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, इसकी लिस्ट कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रहे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है, लीजिए, हो गया। चलिए, तो मोटिवेशन थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये आपकी कौन सी थ्योरीज हो गई, कंटेंट थ्योरी। और प्रोसेस थ्योरीज में कौन सी हो गई आपकी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज आप में किस में आ गई, प्रोसेस में। ये सारी थ्योरी जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि पूरी की पूरी प्रोसेस की बात करती है, पूरी की पूरी सिस्टम की बात करती है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, क्लियर। और एनवायरनमेंट बेस्ड, जो कि बाहर के आसपास के एनवायरनमेंट पे चीज़ें डिपेंड करती है, तो ये भी लिख लीजिएगा, कभी आ जाए एग्जाम में। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो। लेकिन ये दो बातें तो आपको स्पेशली याद रखनी है। डन है ना, 3 स्टार बना दिए, याद रखिएगा, क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ में, ताकि इस तरह के और क्वेश्चन मैं पूरी लेके आती रहूँगी। 2023, 2022, 2020, 21 के भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 2023, 2022, 2021 एंड 2020 मेरा टारगेट है कि बिफोर दिसंबर एग्जाम मैं आपको ये सारे के सारे PYQs यहीं पे इसी चैनल पे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करवा दूं, ताकि आपकी JRF की जर्नी थोड़ी सी मेरी वजह से और हमारे प्लेटफॉर्म की वजह से ईजी हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए लगे रहिए, मेहनत कीजिए, डेडिकेशन के साथ में करना है, आपका JRF 100% होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।